हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOG 171 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, नोट्स, PYQs को आसानी से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम गेस्ट पेपर में लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेते हैं तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप हमसे नोट्स, असाइनमेंट, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक मिलते हैं। सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOG 171। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो क्या है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी बाजार के अंदर किसी भी वस्तु की जो मांग है उसको निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या हमें यहाँ पे करनी है। तो किसी भी वस्तु की जो मांग का अर्थ है यहाँ पर वो यह है कि उपभोक्ता किसी निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता रखते हैं। बाजार में किसी वस्तु की मांग कई तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों की मांग को मांग निर्धारक कहा जाता है। इनकी जानकारी से यह समझा जा सकता है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो क्यों बढ़ती है या घटती है। यानी वस्तु की मांग का अर्थ यहाँ पे क्या है कि उपभोक्ता किसी निश्चित समय में जो आपका निश्चित मूल्य है या निश्चित जो किसी भी वस्तु को खरीदने की जो इच्छा है या जो क्षमता जो है वो रखते हैं, ठीक है। और बाजार में जो आपकी वस्तु की जो मांग है ना, वो इन्हीं तत्वों पर आधारित होती है और इसी को फिर हम क्या कहते हैं, आपके मांग निर्धारक कहा जाता है। तो इनकी जानकारी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मांग है वो क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं आपके जो हमारी मदद करते हैं किसी भी वस्तु की मांग को समझने में, ठीक है, मांग बढ़ती हुई मांग को समझने में या मांग को घटती हुई मांग को समझने में, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे आपका तत्व है वो है कि वस्तु का मूल्य। किसी वस्तु की मांग का सबसे प्रमुख निर्धारक उसका जो होता है वो मूल्य होता है, ठीक है। सामान्यतः जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जब मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि चीनी की कीमत कम हो जाए तो लोग अधिक मात्रा में चीनी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका किसी भी वस्तु का जो मूल्य को जो है प्रभावित करने वाला जो आपका तत्व है, ठीक है, बाजार में किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला जो पहला तत्व है वो ये है आपका वस्तु का मूल्य, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो मूल्य है जब वो कैसा होता है, कम होता है तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। और जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे हमने आपको उदाहरण से समझाया ही हुआ है कि अगर सपोज दैट कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि चीनी है, चीनी की कीमत कम हो जाए तो लोग उसे अधिक खरीदेंगे, ठीक है, अधिक मात्रा में चीनी को खरीदना वो पसंद करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे अधिक और बेहतर वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। लेकिन कुछ सामान्य या सस्ती वस्तुओं की मांग आय बढ़ाने पर कम भी हो सकती है, क्योंकि लोग महंगी और अच्छी वस्तुओं को क्या करते हैं, वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। यानी उपभोक्ता की आय से यहाँ पे क्या मतलब है इस पॉइंट से, कि जब उपभोक्ता की आय की जो मांग है ना वो उसको प्रभावित करती है, ठीक है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है यानी उनकी आय में बढ़ोतरी होती है तो वो अधिक बेहतर वस्तुओं की खोज करते हैं, यानी अधिक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ों को वो खरीदते हैं, जिससे आपकी जो वस्तु की जो मांगे हैं वो भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, सस्ती वस्तुओं की मांगों की अगर हम बात करें, तो जब किसी भी व्यक्ति की जो आय है वो कम होती है या हो सकती है, तो उससे जो आपकी जो लोग हैं वो लोग जो फिर क्या करेंगे, जो महंगी वस्तुएं होंगी ना, अच्छी वस्तुएं जो होंगी उसकी ओर फिर क्या होंगे, फिर वो आकर्षित होंगे अच्छी वस्तु की ओर। तो यहाँ पे जो उपभोक्ता की जो आय है ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि संबंधित वस्तुओं के मूल्य।
कुछ वस्तुएं एक दूसरे की विकल्प या पूरक होती है। ठीक है, विकल्प वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे आपकी चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये दोनों क्या है? आपके पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के विकल्प वस्तुएं हैं। ठीक है, विकल्प वस्तु है चाय और कॉफी। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफी खरीद सकते हैं। वहीं पूरक वस्तुओं की बात करें, जैसे कार, पेट्रोल, यदि कार की कीमत कम होती है और लोग अधिक कार खरीदते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल की मांग भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। इस प्रकार संबंधित वस्तुओं के मूल्य भी मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है उपभोक्ता की पसंद और उसकी रुचि, यानी आपकी चॉइस और आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, उपभोक्ता का किन चीजों को खरीदने में है, ये भी जो है आपकी मांग जो है आपकी उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो लोगों की पसंद जो है वो लोगों की पसंद, फैशन और आदतें भी किसी वस्तु की मांग तय कर सकती है। यदि कोई वस्तु फैशन में है या लोगों को पसंद आती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए नए मॉडल के मोबाइल फोन की जो मांगे हैं आजकल के समय में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है जनसंख्या। किसी क्षेत्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वस्तु की मांग भी उतनी होगी। ठीक है, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड आपकी वस्तुओं की बढ़ेगी। अधिक लोगों का मतलब यहाँ पे अधिक उपभोक्ता है, जिससे बाजार में वस्तुओं की जो खपत है आपकी वो बढ़ती है। तो जनसंख्या जो है ये भी आपकी वस्तुओं की मांग में जो है, वस्तु की जो मांग है उसका भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका भविष्य की अपेक्षाएं। यदि लोगों को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वे उसे सबसे पहले, ठीक है, उसे पहले ही अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि भविष्य में किसी चीज की कीमत बढ़ने वाली है तो अधिक मात्रा में उसी वस्तु को वो खरीद लेते हैं। इससे वर्तमान की जो मांग होती है ना, प्रेजेंट की जो आपकी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे त्योहारों से पहले लोग क्या करते हैं, सोने की जो खरीद होती है आपकी वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका विज्ञापन और प्रचार। अच्छे विज्ञापन और प्रचार से किसी वस्तु की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचती है और उसकी मांग बढ़ सकती है। कंपनी इसी कारण अपने उत्पादों की क्या करती है, उत्पादों की वो प्रचार करती है। ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इस प्रश्न के अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उपभोक्ता की आय, उसकी पसंद, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, जनसंख्या, भविष्य की अपेक्षाएं और विज्ञापन जैसे कई तत्व भी इसे प्रभावित करते हैं। इन सभी तत्वों को समझने व्यवसायियों को और अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ताकि वे बाजार की स्थिति को सही ढंग से समझ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें उपभोक्ता अतिरेक की, तो ये जो है आपकी, ये भी आपकी अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने स्पष्ट रूप से हमें समझाया था। ठीक है, यह उस अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि को दर्शाता है जो किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने पर प्राप्त होती है। सरल शब्दों में समझे, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होता है उससे कम कीमत पर वह वस्तु खरीद लेता है तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो उपभोक्ता अतिरेक कहलाता है। ठीक है, यानी उपभोक्ता अतिरेक क्या है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु को जितनी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार होता है और उस कीमत से अगर उसे वो कम मिल जाती है, वो वस्तु अगर उस कीमत से उसे कम मिल जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, उपभोक्ता अतिरेक कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा की। तो अगर हम उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा की बात करें तो इसकी अवधारणा क्या कहती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक के लिए 500 रुपए तक देने को तैयार है, लेकिन बाजार में वही पुस्तक आपको 350 रुपए में मिल रही है। यानी 500 में जो आप क्या है, आप किसी भी पुस्तक को खरीदने के लिए तैयार है 500 रुपए देके, लेकिन 350 में अगर वो आपको बाजार में मिल जाती है, तो इस स्थिति में जो आपके 150 रुपए जो है, यानी 150 रुपीज जो है, ये जो है आपका अतिरिक्त, इससे आपको लाभ मिलता है और यही लाभ आपका फिर क्या कहलाता है, उपभोक्ता अतिरिक्त कहलाता है। तो अगर हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में देखें, यानी सूत्र के रूप में देखें, तो उपभोक्ता अतिरिक्त बराबर देने की इच्छा में से जब हम घटाते हैं वास्तविक बाजार मूल्य को, तो वही आपका उपभोक्ता अतिरिक्त निकल कर आता है। ठीक है, ये अवधारणा
इस बात को दर्शाती है कि उपभोक्ता किसी वस्तु से कितना अधिक संतोष प्राप्त कर रहा है, ठीक है, उसकी तुलना में उसने उसके लिए कितना भुगतान किया है। तो ये अवधारणा हमें ये भी दर्शाती है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता अतिरेक की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या कहती है कि उपभोक्ता के लाभ का मापन। उपभोक्ता के लाभ के मापन की बात करें तो यह बताता है कि उपभोक्ता को खरीदारी से कितना अतिरिक्त फायदा मिला है। दूसरी विशेषता कहती है कि संतुष्टि पर आधारित ये होती है, यानी यह वस्तु को मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर ये आपका करता है। फिर है आपका कीमत और मांग से संबंधित, यानी वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता अतिरेक आपका बढ़ता है। फिर है आपका अतिरिक्त कल्याण का संकेत, यानी इससे समाज में आपके उपभोक्ताओं की स्थिति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये है आपकी उपभोक्ता अतिरेक की विशेषताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि उपभोक्ता अतिरेक का महत्व क्या है, यानी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो पहला महत्व क्या है कि सरकार की जो कर नीतियां हैं, सरकार कर नीतियां बनाते समय इसका उपयोग करती है। दूसरा, बाजार में वस्तुओं की कीमत तय करने में इससे मदद मिलती है। तीसरा, उपभोक्ता कल्याण का आकलन इससे किया जा सकता है। चौथा, विभिन्न आर्थिक नीतियों के प्रभाव को इसमें समझने में ये सहायक होती है। तो ये थे आपके उपभोक्ता अतिरेक के महत्व। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता अतिरेक की सीमाएं। पहली सीमा क्या है कि उपयोगिता का सही मापन जो है आपका इससे कठिन होता है, यानी उपभोक्ता की संतुष्टि या उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति की पसंद जो होती है वो अलग होती है। दूसरा है आपका धन की सीमांत, या हम कह सकते हैं उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। तो ये अवधारणा मानती है कि पैसे की उपयोगिता समान इसमें नहीं रहती, जबकि वास्तविकता में आय जो है आपकी वो बदलने पर इसका महत्व जो है वो भी बदल दिया जाता है या बदल जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीमा की, ठीक है। उपभोक्ता अतिरेक की जो अगली सीमा है वो ये है कि सभी वस्तुओं पर लागू नहीं होती है, यानी कुछ वस्तुएं, दवाइयाँ, पानी या अनावश्यक जो आपकी आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, कुछ वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, पानी या आवश्यक वस्तुएं ऐसी होती है जिनके लिए उपभोक्ता किसी भी कीमत पर भुगतान कर सकता है। वह उपभोक्ता अतिरेक मापन यहाँ पे फिर जो होता है आपका कठिन हो जाता है। नेक्स्ट जो सीमा है आपकी वो है व्यक्तिपरक अवधारणा। यह व्यक्ति की सोच और पसंद पर निर्भर करती है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका मान अलग होगा। नेक्स्ट जो सीमा है आपकी वो है आधुनिक अर्थव्यवस्था में सीमित उपयोग, यानी आज के जटिल बाजार में, ठीक है, या हम कह सकते हैं जटिल बाजार, विज्ञापन और बदलती पसंदों के कारण इस अवधारणा का व्यवहारिक उपयोग सीमा जो है वो सीमित हो गया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। इस प्रश्न के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि उपभोक्ता अतिरेक जो है आपका उपभोक्ता अतिरेक उपभोक्ता को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को समझाने की एक उपयोगी आर्थिक अवधारणा है। यह उपभोक्ता कल्याण और मूल्य निर्धारण को समझने में मदद करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी अर्थशास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सरल रूप में कहा जा सकता है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपेक्षा से कम भुगतान करता है और संतुष्टि प्राप्त करता है तो वह उपभोक्ता अतिरिक्त आपका कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी उद्योग के अल्पावधि, ठीक है, या हम कह सकते हैं दीर्घावधि संतुलन जो है वो उसमें क्या अंतर है। तो अगर हम प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो किसी उद्योग में अल्पावधि या दीर्घावधि जो है उसके अंदर की जो हम कह सकते हैं जो संतुलन जो है, ठीक है, संतुलन के अंदर जो अंतर है आपका वो क्या है, इसको हमें बताना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें बहुत अधिक जो आपके क्रेता होते हैं, या हम कह सकते हैं क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, ठीक है, वस्तुएं समान होती है, किसी एक फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस बाजार में फर्में कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। इस बाजार में फर्मों का संतुलन अल्पावधि या दीर्घावधि में भी अलग अलग आपका होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्पावधि संतुलन क्या होता है आपका। तो अल्पावधि की अगर हम बात करें तो ये वो समय होता है जिसमें फर्म अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बदल सकती, केवल उत्पादन की मात्रा बदल सकती है। यानी इस समय में क्या होता है कि जो भी फर्म है वो अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बदलती बल्कि उत्पादन की मात्रा को बदल सकती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि फर्म के पास स्थिर
जो उत्पादन साधन होते हैं वो होते हैं, कुछ लागतें जो होती है इसके अंदर वो भी आपकी जो रहती है स्थिर रहती है, ठीक है। और फार्म जो है, फार्म लाभ कमा सकती है और सामान्य लाभ या हानि भी उसे हो सकती है। अगर हम इसके संतुलन की शर्त की बात करें तो फार्म तब संतुलन में होती है जब MR इक्वल्स टू MC, यानी आपका सीमांत आगमन बराबर होता है सीमांत लागत के, तभी आपकी जो फार्म जो है वो संतुलन में होती है। और MC वक्र रूप में जो होता है, MC वक्र ऊपर की ओर जब बढ़ रहा होता है तब हम कह सकते हैं कि फार्म जो है संतुलन में है। अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो यदि कीमत और औसत यानी आपका AC से अधिक हो तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी आपका अतिरिक्त लाभ जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। यदि AC के बराबर सामान्य लाभ है, ठीक है, यदि कीमत जो है वो AC के बराबर है तो फिर आपका सामान्य लाभ होगा। यदि कीमत AC से कम है तो वो आपकी हानि होगी, ठीक है। तो इस अवस्था में फार्म बंद भी नहीं होती क्योंकि उसे कम से कम कुछ प्रवृत्ति लागत भी उससे मिलती है। अब हम बात करते हैं दीर्घावधि संतुलन की। तो अगर हम इसकी बात करें तो दीर्घावधि संतुलन क्या होता है? ये वह समय होता है जिसमें सभी उत्पादन साधन परिवर्तनशील होते हैं। फार्म अपने संयंत्र का आकार बदल सकती है और नई फार्म बाजारों में, या हम कह सकते हैं बाजार में प्रवेश या निकासी कर सकती है, ठीक है, यानी एंट्री या एग्जिट कर सकती है। अगर हम इसके मुख्य विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि सभी लागतें जो होती हैं आपकी परिवर्तनशील होती हैं, ठीक है। फार्म स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश या बाहर जा सकती है, ठीक है, प्रवेश भी कर सकती है या फिर बाहर भी जा सकती है। उसके साथ साथ आपका केवल इसमें आपको सामान्य लाभ होने के जो चांसेस है, जो संभावनाएं है वो ज्यादा होती हैं। तो अगर हम संतुलन की शर्तों की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो MR है, MR इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू AC। तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें आपका यदि फार्म को लाभ होता है तो नई फार्म बाजार में आपकी प्रवेश करेंगी, आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, इससे आपका जो लाभ होगा वो समाप्त होगा। यदि हानि होती है तो कुछ फार्म जो है वो आपकी बाजार छोड़ देती है। यदि आपूर्ति घटेगी तो कीमत बढ़ेगी और इससे आपकी जो हानि होगी वो भी आपकी क्या होगी? समाप्त होगी। और इस प्रक्रिया के बाद जो आपकी फार्म है वो केवल सामान्य लाभ पर ही क्या रहेगी? टिकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तालिका बनाई हुई है, यानी यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं शॉर्ट में कि जो आपका अल्पावधि और जो दीर्घा अवधि है, ठीक है, उसके बीच का मुख्य अंतर क्या है। तो अगर हम बात करें उत्पादन साधन की तो अल्पावधि में आपका स्थिर रहता है उत्पादन का साधन और दीर्घावधि में आपका परिवर्तनशील रहता है। फार्मों का प्रवेश और निकास की अगर हम बात करें तो अल्पावधि में आपका ये संभव नहीं होता और दीर्घावधि में आपका ये संभव होता है। लाभ की स्थिति की बात करें तो अल्पावधि में आपका ये लाभ, हानि और सामान्य लाभ ये तीनों ही आपको देखने को मिलते हैं और दीर्घावधि में आपको केवल सामान्य लाभ देखने को मिलता है। बात करें अगर कीमत के प्रभाव की तो अल्पावधि में आपको अस्थायी संतुलन हो सकता है, बल्कि उसकी अगर हम बात करें दीर्घावधि की तो इसमें आपको पूर्ण संतुलन आपको स्थापित करना होता है। लागत की अगर बात करें तो अल्पावधि में आपकी स्थिर लागत शामिल होती है और दीर्घावधि में आपकी जितनी भी लागतें होती हैं सभी लागतें जो होती हैं परिवर्तनशील आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो आपका अल्पावधि संतुलन है वो स्थिर होता है क्योंकि फॉर्म लाभ या हानि कमा सकती है, लेकिन दीर्घावधि में बाजार या स्वयं समायोजित हो सकता है और फॉर्म केवल सामान्य लाभ पर संतुलित प्राप्त करती है, ठीक है, संतुलन प्राप्त करती है। इसलिए दीर्घावधि संतुलन अधिक स्थिर और संतुलित माना आपका जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो है आपका रिकॉर्डों के लागन, ठीक है, सिद्धांत को समझाएं एवं इसका मूल्यांकन भी कीजिए। तो डेविड रिकॉर्डो जो है आपके, ठीक है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। उन्होंने भूमि से मिलने वाले लाभ या आय को समझाने के लिए एक लागन सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो आपकी भूमि का जो लागन है या उसकी जो उपजाऊ शक्ति है और स्थान, ये जो है आपका इसमें निर्भर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रिकॉर्डो है उनका जो लागन का जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या हम समझते हैं कि किस प्रकार से की गई है। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है आपका वो ये है कि भूमिका की भिन्नता। रिकॉर्डो के अनुसार सभी भूमि समान नहीं होती, कुछ भूमि बहुत उपजाऊ होती है जबकि कुछ जो होती है उपजाऊ कम होती है, ठीक है। जब खेती बढ़ती है तो सबसे पहले अच्छी भूमि का उपयोग होता है, फिर
कम अच्छी भूमि का उपयोग होता है। यानी रिकॉर्डों के अनुसार जो भूमि का जो स्तर है वो सामान्य रूप से नहीं होता है। कुछ ऐसी भूमियां होती है जो उपजाऊ होती है बहुत अधिक, और कुछ ऐसी होती है जो कम उपजाऊ होती है। तो खेती में जब खेती बढ़ती है तो सबसे पहले अच्छी भूमि का उपयोग करा जाता है, फिर बाद में कम अच्छी का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका लागन केवल जो होता है ना वो भूमि से मिलता है। यानी रिकॉर्डों का मानना ऐसा था कि रिकॉर्डों का मानना था कि लागन केवल भूमि से संबंधित है, ठीक है, ना केवल आपकी पूंजी या श्रम से है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भूमि से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उसका लागन भी आपका उतना अधिक होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीमांत भूमि। सबसे कम उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? सीमांत भूमि कहा जाता है। इस भूमि से केवल इतना उत्पादन होता है कि लागत पूरी हो जाए, लेकिन कोई अतिरिक्त लाभ या हम कह सकते हैं लागन इससे हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतर से लागन। अच्छी भूमि और सीमांत भूमि के उत्पादन में जो अंतर होता है वही आपका लागन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि अच्छी भूमि 10 क्विंटल गेहूं देती है तो सीमांत भूमि 6 क्विंटल, तो 4 क्विंटल का अर्थ इसमें क्या होगा? आपका लागन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मांग बढ़ने पर लागन भी आपका बढ़ता है। जब संख्या बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती है। इससे आपकी जो कम उपजाऊ भूमि है, कम उपजाऊ भूमि भी उपयोग में लाई जाती है और इससे फिर आपकी जो लागन है वो भी बढ़ती है। तो अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। अगर हम उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि 3 प्रकार की भूमि है, ठीक है, भूमि ए, भूमि बी और भूमि सी। ठीक है, जो भूमि ए है वो आपकी उत्तम भूमि है, तो वो आपको कितना उत्पादन दे सकती है? 20 क्विंटल दे सकती है। ठीक है, दूसरी भूमि जो है आपकी वो बी भूमि है, ठीक है, सपोज दैट, और वो कैसी है? माध्यम भूमि है, ठीक है, वो आपको 15% उत्पादन दे सकती है। तीसरी भूमि की बात करें यानी भूमि सी की, तो वो आपकी क्या है? सीमांत भूमि, तो जिससे आपको 10% जो है, 10% जो है आपका 10 क्विंटल जो है, 10 क्विंटल उत्पादन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यह भूमि सी जो है यानी आपकी जो सीमांत भूमि जो है, कोई अतिरिक्त लागन नहीं होगा, ठीक है इसका। लेकिन जो आपकी ए और भूमि बी है, ए और बी भूमि को उनके अतिरिक्त उत्पादन के कारण लागन मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत का मूल्यांकन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? केवल कृषि पे ही आधारित होता है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से कृषि भूमि पर लागू होता है, लेकिन आज ये उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर भी ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता, ठीक है। यानी जो आपका ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ आज के समय में कृषि पर जो है लागू किया जा सकता है, अन्य क्षेत्रों में उपयोगी ये सिद्ध नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका भूमि की उर्वरता हमेशा स्थिर नहीं होती, ठीक है। तो रिकॉर्डों ने माना, ठीक है, रिकार्डो ने माना कि जो आपकी भूमि की जो गुणवत्ता है वो स्थिर रहती है, लेकिन वास्तव में तकनीकी और सिंचाई से भूमि की जो उपज है वो बढ़ सकती है। उसके बाद है आधुनिक अर्थव्यवस्था में सीमित उपयोग, यानी आज के समय में लागन केवल भूमि से नहीं बल्कि स्थान, मांग और अन्य कारणों से भी आपकी प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ण व्याख्या नहीं देता। यह सिद्धांत जो है आपकी यह सिद्धांत लागन की सभी स्थितियों को नहीं समझ पाता। जैसे आपकी शहरी क्षेत्रों में जो जमीनें होती हैं वो अधिक मूल्य वाली होती है, इसलिए ये जो आपका सिद्धांत है वो सभी स्थितियों में आपका जो लागन जो है उनको नहीं समझ पाता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो रिकार्डो का लागन का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भूमि के अंतर और उत्पादन के आधार पर लागन को समझाता है। हालांकि इसमें कुछ हमें सीमाएं हैं, ठीक है, कुछ सीमाएं हैं, फिर भी ये जो सिद्धांत है आपका वो भूमि अर्थशास्त्र को समझाने में बहुत ज्यादा आपका उपयोगी माना जाता है।